हेलो डियर स्टूडेंट्स, सब बढ़िया, गुड। कल लास्ट लेक्चर बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से फूड हैं और कौन कौन से एंजाइम्स हैं, किस मीडियम में एक्शन करते हैं, कहाँ पर एक्शन करते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ लिया था। और अल्टीमेटली प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज बच्चों हमें उसके आगे पढ़ना है। अब यहाँ पर कल हमने जाते जाते बताया था कि डाइजेशन एक हाइड्रोलिटिक प्रोसेस है क्योंकि इसमें वाटर यूज होता है और साथ में दो प्रोसेस और काम करते हैं, मैकेनिकल एंड केमिकल। डाइजेशन में चूंकि ब्रेकडाउन होता है, कैटाबोलिज्म कल बताया था कि कैटाबोलिक प्रोसेस एक हाइड्रोलिटिक प्रोसेस है। लेकिन अगर प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट बन रहे हो, बनने को एनाबोलिक, उसमें वाटर रिलीज होता है, इसलिए उसे डिहाइड्रेशन यानी कैटाबोलिक हाइड्रोलिटिक प्रोसेस एंड एनाबोलिक इज द डिहाइड्रेशन प्रोसेस। क्लियर? अब इसके आगे आज के लेक्चर में बच्चों पहले एक बार जल्दी से हम रिवाइज करा दें कि ये जो चीजें हमने पढ़ा था इस पे सारे एंजाइम्स कहाँ कहाँ कैसे काम करते हैं, ये बात क्लियर। इस पे नीट में बच्चों कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे इसको हम समझने के लिए कि आपको एक एग्जाम्पल के रूप बताएं कितना फायदा इस चार्ट से आपको हो सकता है। मान लो आपसे पूछा जाए कि ट्रिप्सिन एंजाइम क्या है, कहाँ एक्शन करता है, किस पीएच पे एक्शन करता है, क्या बनाता है, तो आप आराम से बता सकते हो ट्रिप्सिन इज ए प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, एक्शन करता है ड्यूडेनम एंड जेजुनम। किस पर एक्शन करता है? पेप्टोज एंड प्रोटियोजेस। क्या बनाता है? डाई एंड ट्राइपेप्टाइड्स। किस मीडियम में एक्शन करता है? एल्कलाइन मीडियम में। किस ऑप्टिमम पीएच पर बेस्ट एक्शन करता है? 7.8। क्लियर बच्चों? ऐसे ही आप सारे एंजाइम जितने भी दिए हुए सबके बारे में आप समझ सकते हो। बच्चों जो भी एंजाइम जिस पीएच पर बेस्ट एक्शन करते हैं वहीं पर उनका एक्शन बहुत अच्छे से होता है। अब नीट में, एम्स में, चूंकि एम्स खत्म हो चुका है नीट के साथ, तो मान लो पूछा जाए कि स्टमक के पीएच को 1.8 से बढ़ा करके 4.8 कर दिया जाए तो क्या होगा? तो आप तुरंत बता सकते हो कि पेप्सिन एंड रेनिन एंजाइम बेस्ट एक्शन करते हैं 1.8 पीएच पर। अगर पीएच बढ़ता जाएगा तो एसिडिटी कम होती जाएगी, और अगर एसिडिटी कम होती जाएगी तो पेप्सिन और इनका काम करने का तरीका भी कम होता जाएगा। अगर 5 के आसपास पीएच पहुंच जाएगा तो पेप्सिन एंड रेनिन काम नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से बच्चों जो एंजाइम जिस पीएच पर काम करते हैं, आप वो सारे क्वेश्चंस जो भी पूछे जाए आप सब यहां पर बता सकते हो। अब आपके सामने ही पूरा चार्ट आ चुका है। अब बच्चों हायर लेवल क्वेश्चन आपके यहां नीट में, चूंकि पहले बीएचयू अलग होता था अब इसी के साथ है, एम्स और बीएचयू में बच्चों क्वेश्चन पूछा गया था। आप कह सकते हो नीट का क्वेश्चन है कि जब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स सबके डाइजेशन का एक ही बेसिक प्रोसेस हाइड्रोलिसिस है, तो फिर इन तीनों फूड सब्सटेंस के डाइजेशन में अंतर कहां पर है, यह क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपसे पूछा जाए मीडियम में अंतर है तो नहीं, क्योंकि तीनों का डाइजेशन दोनों मीडियम में होता है, यह भी सही है। डाइजेस्टिव प्रोसेस हाइड्रोलिसिस, तो अंतर कहां पर, डिफरेंस कहां पर, यह क्वेश्चन पूछा गया। तो डिफरेंस बच्चों एंजाइम्स में है। आप देख सकते हो प्रोटीन के डाइजेस्टिव एंजाइम बिल्कुल अलग है, कार्बोहाइड्रेट के लिए बिल्कुल अलग है, फैट्स के लिए बिल्कुल अलग है। इसलिए अब आप क्या क्वेश्चन पूछा गया कि जब प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स तीनों के डाइजेशन का एक ही बेसिक प्रोसेस हाइड्रोलिसिस है, तो फिर अंतर कहां पर है? अंतर बच्चों एंजाइम्स में है। कहां पर है? एंजाइम्स में। यहां तक बात क्लियर? अब ये सारे एंजाइम कैसे काम करते हैं ये समझ में आ गया। अब आप क्या क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो सारे एनिमल्स में पाया जाता है? बच्चों ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन को यूनिवर्सल एंजाइम भी कहा जाता है क्योंकि ये सारे के सारे एनिमल्स में पाया जाता है। फ्रॉम प्रोटोजोआ टू मैमल्स, सारे के सारे एनिमल्स में ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है बच्चों। इसीलिए ट्रिप्सिन को एक तरीके से देखा जाए यूनिवर्सल एंजाइम कहा जाता है। जबकि पेप्सिन एंड रेनिन इनवर्टिब्रेट एनिमल्स में नहीं पाए जाते। ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट पूछा गया। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो सारे एनिमल्स में है? यूनिवर्सल। आंसर क्या होगा? ट्रिप्सिन। कौन सा इनवर्टिब्रेट एनिमल्स में नहीं पाया था? आंसर क्या होगा? पेप्सिन एंड रेनिन। रेनिन बच्चों उन एनिमल्स में जनरली नहीं पाया था जो कार्निवोरस होते हैं। क्यों? क्योंकि रेनिन एंजाइम का मेन काम होता है मिल्क की भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट को चेंज करना मिल्क की, इसलिए जनरली इनवर्टिब्रेट एनिमल्स में नहीं पाया जाता। अब बच्चों आपके सामने प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट सबका डाइजेशन पढ़ चुके हो। अब इसके आगे कुछ और बातें हमें समझनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड डाइजेशन किसका होता है तब क्या करोगे? तब आंसर होगा बच्चों प्रोटीन्स। कारण आप ध्यान से देखो प्रोटीन के सारे स्टेप्स के एंजाइम्स अलग अलग हैं। जैसे स्टमक में पेप्सिन रेनिन, ड्यूडेनम जेजुनम में ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, और इलियम में बच्चों डाइपेप्टाइडेज।
कार्बोहाइड्रेट के लिए अगर आप ध्यान से देखो सबके लिए एमाइलेज है, बस फर्क इतना है, अगर स्टमक में है, स्टमक के लिए गैस्ट्रिक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, वहां गैस्ट्रिक एमाइलेज, यहां पर पैंक्रियाटिक एमाइलेज, और यहां पर देखा जाए तो डाइसैकेराइडेसेस वो भी एक तरीके से एमाइलेज जैसे ही हैं। ऐसे ही फैट्स के लिए बच्चों लाइपेजेस, स्टमक में है तो गैस्ट्रिक लाइपेज, पैंक्रियास है तो पैंक्रियाटिक लाइपेज, और अगर इलियम पार्ट में है इंटेस्टाइनल जूस में तो उसे एंट्रिक लाइपेज कह सकते हैं। इसका मतलब प्रोटीन के लिए हर स्टेप पर एंजाइम्स अलग हैं, कार्बोहाइड्रेट फैट में भी अलग कह सकते हो, लेकिन सब एक ही जैसे, सब या तो एमाइलेजेस हैं या तो लाइपेजेस। तो अब बताओ बच्चों सबसे कॉम्प्लिकेटेड डाइजेशन किसका है? प्रोटीन्स का। आप क्या क्वेश्चन मालूम आगे पूछा जाए कि प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट में सबसे फास्ट डाइजेशन किसका होता है, तो आंसर होगा बच्चों कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबसे तेजी से डाइजेस्ट होता है और वो 1 से 2 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। प्रोटीन का डाइजेशन 3 घंटे में कंप्लीट होता है। फैट का डाइजेशन बच्चों सबसे लंबा होता है, लॉन्गेस्ट पीरियड लेता है, बहुत टाइम लेता है, यूजुअली 5 से 6 घंटे लेता है, लेकिन कभी भी पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता। तो अब बताओ बच्चों फास्टेस्ट डाइजेशन, आंसर कार्बोहाइड्रेट। स्लोवेस्ट डाइजेशन, आंसर फैट्स। प्रोटीन डाइजेशन बच्चों सबसे कॉम्प्लिकेटेड है और फैट कभी भी पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता। फैट को डाइजेस्ट होने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। और फैट जब डाइजेस्ट होता है बच्चों तो कल मैंने बताया था 3 फैटी एसिड्स और 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कौन सा यूनिवर्सल एंजाइम है, कौन सा फास्टेस्ट डाइजेशन, कौन सा स्लोवेस्ट डाइजेशन और कौन फुली डाइजेस्ट नहीं होता। आज के लेक्चर में इतनी बात समझने के बाद अब बात आती है बच्चों इवोल्यूशन ऑफ डाइजेशन। इवोल्यूशन ऑफ डाइजेशन को हम कैसे समझेंगे बच्चों? अगर देखा जाए एनिमल किंगडम में सबसे पहला एनिमल, यूजुअली हम प्रोटोजोआ को तो नहीं मानते हैं, प्रोटोजोआ को तुम्हारी एनसीईआरटी में बच्चों प्रोटिस्टा में रखा गया है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम एनिमल का पार्ट मान सकते हैं। तो जो प्रोटोजोआ एनिमल्स होते हैं बच्चों वो यूनिसेलर एनिमल होते हैं। यूनिसेलर का मतलब पूरी बॉडी एक ही सेल की बनी होती है, और एक सेल के है तो एक सेल के डिफरेंट पार्ट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इसीलिए पूरी बॉडी के अंदर एक पार्ट बन जाता है फूड वैक्यूल, और ये जो फूड वैक्यूल होता है बच्चों इसी को कह सकते हैं इसी के अंदर डाइजेशन होता है। तो अब जरा सोचो एक ही सेल उसके अंदर फूड वैक्यूल, इसका मतलब एक ही सेल के अंदर डाइजेशन होता है, इससे डाइजेशन इंट्रासेलुलर हुआ। कहां हुआ बच्चों? इंट्रासेलुलर। यानी प्रोटोजोआ में डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, फूड वैक्यूल के अंदर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फूड वैक्यूल के अंदर ही वो सारे एंजाइम पाए जाएंगे जो प्रोटोजोआ में फूड को डाइजेस्ट कर देंगे। इसका मतलब प्रोटोजोआ में डाइजेशन कैसा हुआ बच्चों? दैट इज इंट्रासेलुलर इनसाइड फूड वैक्यूल, पहले एसिडिक मीडियम में बाद में एल्कलाइन मीडियम में। इसका मतलब फूड वैक्यूल में दोनों मीडियम एक साथ पाए जाते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ डाइजेशन में अगर हम बात करें, सबसे पहला ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर एनिमल है, उसमें डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, फूड वैक्यूल के अंदर होता है, दोनों मीडियम फूड वैक्यूल में पाए जाते हैं। यानी डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर इनसाइड फूड वैक्यूल बाय हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, फर्स्ट इन एसिडिक मीडियम देन इन एल्कलाइन मीडियम। फूड वैक्यूल वैसा ही काम करता है जैसा हमारी एलिमेंट्री कैनाल काम करती है, इसीलिए बच्चों हम फूड वैक्यूल को अपनी एलिमेंट्री कैनाल से कंपेयर कर सकते हैं फंक्शन के मामले में, स्ट्रक्चर के मामले में नहीं। इसीलिए फूड वैक्यूल को एनालॉगस टू एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। यानी इवोल्यूशन ऑफ डाइजेशन का पहला स्टेप यह था कि डाइजेशन इंट्रासेलुलर होगा, फूड वैक्यूल के अंदर होगा, और दोनों मीडियम एसिडिक और एल्कलाइन साथ साथ पाए जाएंगे। इसके बाद बच्चों आए पोरीफेरा। जब पोरीफेरा एनिमल्स आए, तुम्हारी एनसीईआरटी में पोरीफेरा को ही एनिमल किंगडम का सबसे पहला पार्ट माना गया है। पोरीफेरा में अगर देखा जाए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। यहां पर बच्चों देखा जाए तो अलग अलग सेल्स तो पाई जाती हैं, लेकिन यहां पर भी डाइजेशन बच्चों फूड वैक्यूल के अंदर ही होता है। यानी डाइजेशन तो इंट्रासेलुलर रहा, लेकिन ये फूड वैक्यूल 2 सेल में मूव करता है, पहले एसिडिक मीडियम में कोइनोसाइट में, और बाद में फूड वैक्यूल चला जाता है अमीबोसाइट में। इसका मतलब यह हुआ कि दूसरा स्टेप यह था कि डाइजेशन 2 सेल में तो हुआ, लेकिन फूड वैक्यूल मूव करता है। इसलिए पोरीफेरा में भी या स्पॉन्जेस में भी डाइजेशन रिमेन्स इंट्रासेलुलर इनसाइड फूड वैक्यूल, पहले एसिडिक मीडियम में बाद में एल्कलाइन, और एसिडिक मीडियम होता है बच्चों कोइनोसाइट जिसे कॉलर सेल्स कहते हैं, और उसके बाद अमीबोसाइट में होता है। तो पोरीफेरा में भी डाइजेशन इंट्रासेलुलर ही होता है, फर्स्ट इन कोइनोसाइट देन इन अमीबोसाइट। इसके बाद आते हैं बच्चों सुलेंट्रेटा। अगर सुलेंट्रेटा की बात करी जाए, सुलेंट्रेटा पहले एनिमल्स हैं क्योंकि वहां पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है, इसीलिए सुलेंट्रेटा में बच्चों डाइजेशन दोनों होता है, पहले एक्स्ट्रासेलुलर होता है बाद में इंट्रासेलुलर होता है। यहीं से शुरुआत होती है बच्चों एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन की। तो सुलेंट्रेटा में दोनों डाइजेशन है, एक्स्ट्रासेलुलर भी इंट्रासेलुलर।
फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर देन इंट्रासेलुलर, यानी यहां पर अब एसिडिक और एल्काइन मीडियम अलग अलग कर दिया गया। तो इवोल्यूशन का पहला स्टेप था कि डाइजेशन इंट्रासेलुलर, दोनों मीडियम एक ही फूड वैक्यूल में पाए जाए। दूसरा स्टेप था एसिडिक मीडियम को एल्काइन मीडियम से अलग कर दिया जाए। इसकी शुरुआत बच्चों पोरीफेरा से हो जाती है और फिर आगे चल करके सुलेंटिटा से पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। उसके बाद सुलेंटिटा के बाद जितने भी एनिमल्स हैं सब में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता हुआ चला जाता है। तो हमारे ख्याल से बच्चों आज आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।